हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को समझाने के लिए जो लॉ दिए हैं वो 3 लॉ दिए हैं, उनको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स। रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स, और उन्हें यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर डाउनलोड करें, अपने साथियों को भी इंस्पायर करें ताकि वो भी डाउनलोड करके पढ़ाई कर सके। स्टूडेंट्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं, पढ़ाई हमें लगातार करना होगी। लाइन से वीडियो मिलेंगे तो आप पढ़ाई को अच्छे से कर सकेंगे। देखते हैं आज का हमारा लेक्चर क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 2। इसमें हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहला जो लेक्चर है मेरा वो मैंने न्यूटन्स लॉ को पढ़ाया था, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टेप्स काफ़ी आगे काम में आने वाली है, उसके स्टेटमेंट्स काम में आने वाले हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर उससे पहले देख लें ताकि आप उसको आगे वाले क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। देखते हैं स्टूडेंट्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किस बात पे? देखिए, मैं आपको बता दूं, केपलर ने 3 लॉ दिए हैं। तो 3 लॉ में मैं आपको पहले सिंपल सी बात बता दूं, केपलर ने काफ़ी स्टडी की, अपने जूनियर जो अपने जो साइंटिस्ट थे, सीनियर उनके जो साइंटिस्ट थे, उनकी हेल्प, उनके जो स्टेटमेंट थे, उनके रूल्स थे, उन सब की हेल्प लेके इन्होंने अपने 3 लॉ दिए। जो पहला लॉ था वो ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, ऑर्बिट के ऊपर समझाने के लिए दिया था। सेकंड जो था एरिया को समझाने के लिए दिया था, और थर्ड जो था वो टाइम पीरियड को समझाने के लिए दिया था। तो ध्यान रहे, पहला लॉ जो है वो हमें बताएगा कि हर प्लेनेट सन के आसपास कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। दूसरा लॉ हमें बताएगा कि किस प्रकार से एरिया फॉर्म होता है सेम स्पेस टाइम में। तीसरा लॉ हमें बताएगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या है। देखिए, पहला जो लॉ है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। पहले मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लिखा हुआ सब कुछ यहीं पर ही है, वो समझ लेंगे, लेकिन पहले मैं जो समझा रहा हूँ आपको उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आप डायग्राम से बहुत ईजी समझ लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं सन को यहाँ बताया गया है, सन के सामने ठीक प्लैनेट को बताया गया है। तो ये प्लैनेट आप देख रहे हैं एक इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, और इसके आसपास जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक सर्कुलर से थोड़ा सा एक शेप या ओवल शेप पे रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन्होंने पहला जो लॉ दिया वो इसी बात पे दिया है, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हर प्लेनेट सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विद द सन एट द वन ऑफ द फोकी। और उस समय क्या होता है, सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिटल के फोकी पर प्रेजेंट होता है। द ऑर्बिटल में बी टेकन एज नियरली सर्कुलर। और इसी कारण क्या होता है कि ये बहुत बड़ा ओवल होने के कारण हमें एक सर्कुलर फॉर्म में ही इसको देखना पड़ता है, इसको लेना पड़ता है। तो हम यदि देख लेते हैं स्टडी के लिए, तो हम लॉ जब लिखेंगे तो हम ये बताएंगे कि जो प्लैनेट होता है वो सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं ना, जब देखने की कोशिश करते हैं तो हमको सर्कुलर ही दिखाई देता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो जाता है। अब हमारा सेकंड लॉ, केपलर्स लॉ जो है, सेकंड लॉ क्या है, वो लॉ ऑफ एरिया है। स्टूडेंट, फिर मैं आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं ऑर्बिट दिख रही है, सन की पोजीशन दिख रही है, प्लेनेट की पोजीशन पहले ए पे, रिवॉल्व करते करते वो बी पे आ गया, बी के बाद रिवॉल्व करते करते सी पे आ गया। तो ए से बी तक रिवॉल्व करने में उसको जो टाइम लगा है, बी से सी तक रिवॉल्व करने में उतना ही टाइम लगना चाहिए, यानी सेम टाइम इंटरवल यहाँ यूज होगा। और ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन है, लेकिन हम इसको कहेंगे रेडियस वेक्टर। तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया ड्रॉ करती है। ये देखिए, ये यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, तो ये जो रेडियस वेक्टर है सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया को ड्रॉ कर रही है। यही केपलर्स सेकंड लॉ है। और इसी को स्टेटमेंट में हम देखें, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लेनेट, ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लेनेट स्विप्स आउट इक्वल एरियाज ऑफ इक्वल इंटरवल इन टाइम। तो वो क्या करती है, इक्वल एरिया स्वेप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। द एरिया स्वेप्ट आउट बाय इट पर यूनिट टाइम, और उसको हम क्या ले रहे हैं, पर यूनिट टाइम पे ले रहे हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ बता दूं कि जो रेडियस वेक्टर है, सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन है, उसको हम रेडियस वेक्टर कह रहे हैं, वो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम एरिया स्वेप्ट आउट करती है स्टूडेंट। ये है सेकंड लॉ। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि द प्लेनेट गेट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए, प्लेनेट्स की पोजीशन ए से बी पे आ रही, देन बी टू सी इन सेम इंटरवल। ए से बी जितने टाइम में आ रहा है उतना ही बी से सी में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो एरिया ए से बी के बीच का है वो स्वेप्ट आउट हुआ है, वो बी से सी के बीच के इक्वल होगा। तो ए से बी के बीच का एरिया होगा हमारा ए एस बी। देखिए, एरिया ऑफ ए एस बी, और वो एरिया जो होगा किसके बराबर होगा, बी एस सी के, जो नीचे एरिया बना है। तो यहाँ पे दोनों एरिया सेम इंटरवल में बने हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। व्हेन द प्लेनेट इज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, जब प्लेनेट यहाँ से, देखिए सन से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होगा प्लेनेट, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, और नीचे यदि आती है सन के पास की जाती है
यहाँ पे आ रही है, देख रही, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से बिल्कुल ठीक पास में उसकी। When the planet is a longer distance from the sun, its linear speed is minimum. तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा तो लीनियर स्पीड मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट आप इसमें मेंशन जरूर कर दें, क्योंकि केवल स्टूडेंट्स यहाँ तक ही एरिया मेंशन करते हैं, लेकिन आप ये मेंशन कर देंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर एक वजन सा आ जाएगा, अच्छी समझ बढ़ जाएगी आपकी। अब थर्ड लॉ पे आते हैं, उसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं या लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अब उसको देखते हैं हम। ये देखिए टाइम मतलब क्या, वो अपनी रिवोल्यूशन उस ऑर्बिट में एक कंप्लीट करता है, उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम का स्क्वायर उस रेडियस वेक्टर के क्यूब के प्रोपोर्शनेट होता है। सिंपल सी बात में हम समझ लेते हो, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक उसका हार्ड पार्ट दिखता है हमको। देखिए द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। वो जो हम रेडियस वेक्टर कह रहे हैं वो सेमी मेजर एक्सिस। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और कर दूं कि यहाँ पे आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरीके से, ये जो है ये मेजर और माइनर एक्सिस है। तो ये मेजर एक्सिस इसको मेंशन किया गया है, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिख रही है आपकी वो है हमारा माइनर एक्सिस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने जो कहा है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द revolution of this planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis to the elliptical orbit। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ जाता है। और यदि हम इसको प्रोपोर्शनल को साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट क्या लगा देते हैं, के, और के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो सिंपल सा है, जब हमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू पता ना हो, उसका नाम पता ना हो, तो हम कह देते हैं के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो if the time period of revolution of planet around the sun is t and length of the semi major axis ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट इज आर, तो ये इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जैसे मैंने पिछले जो सेकंड लॉ में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, यहाँ भी एक लिखने लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर अलग से मेंशन करके दिया हुआ है। द क्लोजेस्ट पॉइंट व्हेन द प्लेनेट इज क्लोजर टू सन इज कॉल्ड पेरिहेलियन। जब वहाँ पर सन के ठीक पास में प्लेनेट होगा तो उसका हम नाम क्या देंगे, क्लोजेस्ट पॉइंट को पेरिहेलियन। एंड द फर्देस्ट पॉइंट टू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑफेलियन। और जो दूर का पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑफेलियन कहेंगे। ये छोटा सा एक पॉइंट है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज थर्ड लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये तीनों लॉ है स्टूडेंट्स जो सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मार्क्स मिलने की संभावना, वो टोटल मार्क्स मिलने की संभावना कम होती है, इसलिए जितना थोरोनेस से लिखेंगे मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।